नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम विरासत में। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी नरेंद्र सक्सेना जी से, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस की उनके सेवा काल में कुछ ऐसे अनुभव जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। सर नमस्ते आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर पुलिस में आना आपका सपना था कि ये अचानक ऐसा कुछ घटना हुई? स्टार्टिंग से जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था। हॉकी फुटबॉल दोनों खेलता था और उसमें जूनियर लेवल पर नेशनल लेवल का खिलाड़ी भी रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज टीम का कप्तान भी था मैं। तो डिसिप्लिन खेल में ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने स्पोर्ट्समैन होने के नाते और डिसिप्लिन होने के नाते हमने पुलिस के फॉर्म भरे थे। हमारे 3-4 साथियों ने भरे थे। उसके बाद में हमने इसका रिटन एग्ज़ाम दिया। रिटन एग्जामिनेशन आउटडोर एग्जामिनेशंस हुए, उसको क्लियर किया। लास्ट में इंटरव्यू हुआ और फॉर्चुनेटली हमें इतना दृढ़ विश्वास था कि हमारा फर्स्ट 25 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा 18वां नंबर था सिलेक्शन में, मेरा सिलेक्शन हो गया। हम लोगों ने बहुत मेहनत से ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई छतरपुर जिले में हुई थी। तो सर कितनी उम्र में आ गए थे आप पुलिस में? मेरी उम्र उस समय 24 साल मेरी उम्र थी जब मैं पुलिस नौकरी में आ गया था। और पहला डिस्ट्रिक्ट मिला वो भी छतरपुर जिला। तो शुरुआत से ही फिर आपकी जो जॉब है वो चैलेंजिंग रही होगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। ये छतरपुर और सागर संभाग और ग्वालियर संभाग दोनों उस समय डकैती प्रभावित क्षेत्र थे और वहाँ पर स्पेसिफिक ही 2 सेक्शन चलते थे। एमपी डकैती अध्यादेश की धाराएं केवल 2 ही संभागों में लागू थी, सागर संभाग में और ग्वालियर संभाग में। और डकैती एरिया में मूवमेंट इस तरह का करना पड़ता था हम लोगों को कि कहीं व्हीकल्स नहीं चल पाते थे। पैदल अपने को एक दिन में 30-30, 35-35 किलोमीटर मूव करना पड़ता था उस समय। और उस टाइम तो जो मध्य प्रदेश है बहुत डकैती प्रभावी क्षेत्र था, एक बहुत बड़ी समस्या थी ये। मध्य प्रदेश के सागर और ग्वालियर संभाग जो आजकल 2 में बट गया है, चंबल संभाग भी हो गया, ग्वालियर संभाग भी हो गया और सागर संभाग, ये उस समय के हिसाब से 2 संभाग और इस समय के हिसाब 3 संभाग डकैती प्रभावित क्षेत्र हुआ करते और स्पेसिफिकली इन्हीं क्षेत्रों के लिए डकैती अध्यादेश की धाराएं लागू की गई थी। तो क्या अनुभव थे कि जब डकैतों का से सामना होता था और किस तरह से उनसे आप लोग निपटते थे? स्टार्टिंग में प्रोबेशनल पीरियड तो मेरा छतरपुर कोतवाली का था, मगर फर्स्ट पोस्टिंग मेरा हुआ था सटई में। सटई पुलिस स्टेशन वहाँ से करीब 22-23 किलोमीटर दूर है छतरपुर से और इंटीरियर का गाँव है। उसके आसपास के बॉर्डर के पुलिस स्टेशन थे। एक तरफ बमीठा था, एक तरफ छतरपुर कोतवाली था, एक तरफ बिजावर थाना था और एक तरफ किशनगढ़ थाना था। 4 बॉर्डर लगे हुए थे और चारों डकैती प्रभावित क्षेत्र जहाँ इजीली अप्रोचेबल जगह नहीं थी। उस समय केवल किशनगढ़ तक एक बस चलती थी, सटई में भी एक बस चलती थी। उसके बाद धीरे धीरे रोड भी बड़े टिपिकल थे, गाँव तक जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था। कोई व्हीकल्स नहीं जा सकते थे, ना गाड़ी जा सकती थी, ना मोटरसाइकिल जा सकती थी। प्रोबेशन पीरियड में स्टार्टिंग में ही सबसे पहले सफलता मेरे को ये मिली कि सर्दी के दिनों में एक बार मैं बैठा हुआ था। सटई थाने का जो लोकेशन है वो थोड़ा सटई थाने के गांव से ऊंचाई पे बना हुआ है। वहाँ पर एक बस आके रुकती थी जो मोती नगर गांव से आती थी। वहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर दूर मोती नगर गाँव था, वहाँ से आके रुकती थी। सर्दी के दिन थे, मैं बैठा हुआ था वहाँ पर। तो एक बस में से जब बस आके रुकी वहाँ 8 साढ़े 8 बजे, तो मुझे घर्राटे लेने की आवाज़ आई, सुनाई दी कि बस में कोई घर्राटे ले रहा है। तो मेरे मन में विचार आया कि ये अगर सुबह बस चली है और आदमी जग के अगर रात भर सोया है और जगह अगर रात भर सोया है तो सुबह खर्राटे नहीं ले सकता। ऐसा लगता है कि रात भर जगा होगा कहीं ना कहीं। ये विचार करके मैंने देखा बस की आगे की सीट पे 3 लोग बैठे हुए थे। उनको हमने उठा के बुला लिया उनके सामान के साथ। उनसे पूछा कि भाई रात भर कहाँ जगे थे आप बताइए। उनसे बातचीत इंट्रोगेशन करते 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 बात चलती रही। तो उनके पास तलाशी में ऑर्नामेंट्स मिले, सोने के करीब 300 ग्राम करीब उस समय के हिसाब से सोना था और 2-2.5 किलो करीब चांदी थी। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग बांदा के रहने वाले हैं और हम इस समय अपने बच्चे की शादी करने के लिए आए थे, मगर बात बनी नहीं हमसे। तभी वहाँ से रात को चलते हुए एक बैलगाड़ी पे एक डेड बॉडी को लेके कुछ लोग आ गए। उनने बताया कि रात में हमारी डकैती पड़ गई। तो डकैती में जब जो सामान उनके पास था हमने दिखाया तो उन्होंने कहा यही सामान हमारा है। उसमें 2 लोग और बैठे हुए थे पीछे की तरफ बस में, जब तक वो बस वहां से जा चुकी थी। जब तक बस हमने सेट से, अब सेट उस समय
1 घंटे के बाद खुलता था। नेक्स्ट आवर में हमने बात की छतरपुर में अधिकारियों से कि इस तरह बस में 2 आदमी और बैठे हुए, उनको पकड़िए। तो पन्ना नाके के पास में से बस जाती थी, पन्ना नाके पे अधिकारियों ने 2 आदमी पकड़ लिए, उनके पास से कट्टे, रिवॉल्वर वगैरह बरामद हो गए। तो मतलब पुलिस रिपोर्टिंग के पहले ही डकैती बरामद हो गई थी। ये सबसे बड़ा एक उल्लेखनीय सफलता थी। इसने मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक उत्साहवर्धन किया कि मेरे को सफलता जो मिली, बिना रिपोर्ट के ही हमने डकैती बरामद कर ली। उसके लिए तत्कालीन अधिकारियों ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से पुरस्कृत किया और सम्मान भी किया था मेरा। मतलब सर कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारी जो होता है उसे हर एक घटना को बहुत बारीकी से और हमेशा बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि कब कौन सा क्लू मिल जाए। पुलिस अधिकारी को हमेशा एक शब्द के उसमें बताएं कि उनको हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए। अगर ये घटना हुई तो कैसे हुई है, और विचार करना चाहिए और अपने मन पर डाल के सोचना चाहिए कि अगर हम ये घटना करेंगे तो क्या क्या सावधानी बरतेंगे। अगर ये विचार करेगा वो, तो डेफिनेटली वो उस अपराधी की भावना से नजदीक पहुंच जाएगा कि जो सावधानी हमें बरतना है वही सावधानी अपराधी भी बरतेगा। उस चक्कर में क्या होता है कि अपराधी के अपन बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। सर आपकी पूरी सेवा फील्ड में ही गुजरी है लगभग, तो ऐसी कौन सी विशेष घटना है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है, जिसको आपने डिटेक्ट करके आपको लगा कि हाँ मैंने अपना करते हुए पूरी तरह किया। हालांकि आपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं डिटेक्ट की हैं, बहुत सारे क्राइम को डिटेक्ट किया है, लेकिन ऐसी कौन सी घटना है जो आपको आज तक बहुत अच्छे से याद है? उसमें मेनली एक बड़ा एक आतंक हुआ करता छतरपुर में। भैया राजा नाम के हुआ करते थे सज्जन, जिनके इशारों पर पूरे गैंग मूवमेंट करते थे। वहाँ के जितने गैंग मूवमेंट्स होते थे भैया राजा के इशारे पे होते थे। वो एक बाहुबली थे। बाहुबली थे उस समय के, और उस समय उनकी पोजीशन ये थी। तो उनके खिलाफ मैंने किशनगढ़ थाने में एक डकैती अध्यादेश का मुकदमा कायम किया था। एक उनका एक दमोह जिले का जानकी चंदपुरी वही था उनका खास आदमी एक, उसके खिलाफ भी डकैती अध्यादेश का मुकदमा कायम किया। 2 मुकदमे कायम करने के बाद, हालांकि मेरे वो 3 बार हमले भी कराए उन लोगों ने, मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है और अपना पुलिस विभाग का जो टैक्टिस है उससे हम बच गए उसमें। मगर उसमें भी विक्रम सिंह को, जानकी चंदपुरी को, दोनों को सजा हुई थी उसमें। तो ये आपके लिए, क्योंकि छतरपुर में एरिया में देखा जाए तो भैया राजा का एक अच्छा दबदबा था, एक वहाँ के बाहुबली थे, तो ये रहा। उसके अलावा और कौन सी सर ऐसी घटनाएं जो बताना चाहेंगे जिससे कुछ नए अधिकारी जो हमारे आ रहे हैं वो सीखे कि किस तरह से हमें फील्ड में रह के काम करना चाहिए? असली में देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है इतने ऑब्स्टिकल्स लग गए हैं पुलिस अफसर में। जिस समय हम लोग थे उस समय पोजीशन ये थी कि जो हम लोग कर चुके हैं वहाँ पर वो आज के अधिकारी सोच नहीं सकते। एक तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिकारी लोग फील्ड में जाना पसंद नहीं करते कभी भी, पुलिस स्टेशन से पूरा अपना इलाका चलाते हैं। जबकि हम लोगों ने एक दिन में लगभग 32 किलोमीटर पैदल चल के अपने राइफल साथ में, अपना 2 दिन का खाना साथ में रख के पीठ पर रख के चलते थे। उस समय की मेहनत में आज की मेहनत में बहुत अंतर है। उस समय साधन इस तरह के थे कि अगर पुलिस की गाड़ी से हम लोग जाते थे तो रास्ते बंद हो जाती थी, हम लोग धक्का लगा के स्टार्ट करते थे गाड़ी को, हम ही लोग उतर के धक्का लगाते थे उस समय। तो सर जब आप किसी नए थाने में जाते थे, जब आपकी पोस्टिंग होती थी, तो क्या उस पूरे थाने को, उस पूरे एरिया को जानने के लिए हमेशा इसी तरह की तरीका अपनाते थे? नहीं, उसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से एक तरीका ही अपनाया था कि हर पुलिस स्टेशन में जाने के पहले मैं 3 क्वेश्चन बनाता था, प्रश्नावली 3 जानकारी लेने के लिए। उसमें पहली प्रश्नावली होती थी कि अपने स्टाफ से, जितने हमारे स्टाफ में अगर 30 कर्मचारी हैं उनको क्वेश्चन बना के दी जाती थी कि थाने के बारे में उनको क्या जानकारी है, थाने के अपराधी के बारे में उनकी क्या जानकारी है। दूसरी जानकारी होती थी कानून की उनको क्या जानकारी है, उससे संबंधित धाराओं की जानकारी पूछते थे। तीसरी जानकारी ये थी कि एरिया के बदमाशों के बारे में उनकी क्या जानकारी है, और चौथी जानकारी ये थी कि अपने परिवार के बारे में वो किस तरह से परिवार के बारे में जानकारी लेता था। उसमें 4 क्वेश्चन में एक फायदा ही होता था, एट ए ग्लांस मेरे पास थाने के सिपाहियों का पूरा परिवार का रिकॉर्ड हो जाता था, क्षेत्र के पूरे अपराधियों का रिकॉर्ड हो जाता था। चौथी चीज कानून की उनकी कितनी नॉलेज है, फिर उसकी नॉलेज के हिसाब से फिर हम काम शुरू करते थे। तो इस तरह से मतलब पहले पूरी एक क्वेश्चन आया से आप पूरी जानकारी जुटा लेते थे। डेफिनेटली सर एक चीज़ हमेशा बात होती है आजकल पुलिस महकमे में कि जो फील्ड में रहते हैं खासकर पुलिस अधिकारी कर्मचारी, स्ट्रेस बहुत रहता है। तो अभी तो काफ़ी सारी कदम विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं, आपके टाइम आप लोग किस तरह से इससे जूझते थे, क्या चीज़ें करते थे? स्ट्रेस तो अपने मानसिक आधार पर होता है। अगर अपने काम को अपनी हॉबी बना लेंगे तो स्ट्रेस कभी नहीं होगा।
मैंने यही किया है हमेशा, अपने काम को हॉबी बना के काम किया है, कभी स्ट्रेस सोच के काम नहीं किया कि बहुत वजन है। और अपन क्विकली अगर काम कर लेंगे तो डेफिनेटली अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ती है, और अगर लेन देन करके छोड़ देंगे 2 दिन के लिए तो वो एक बर्डन पिछला भी रहेगा और अगला भी रहेगा। आगे कौन सा पुलिस का काम किस तरह घटना होकर आ सकती है, उसके लिए हमको सदैव तत्पर रहना पड़ता था। इसके लिए सबसे बड़ी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और वैधानिक रूप से अपने को तैयार रहना पड़ता था। सर, एक मज़ेदार किस्सा यहाँ हम आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी कि जब आपको एक आदेश दिया गया था कि आपको कहीं जाके ज्वाइन करना था और तुरंत करना था, और कोई साधन ना होने के बाद भी आपने हेलीकॉप्टर से जाके वहाँ अपनी थाने में ज्वाइनिंग दी थी। उसमें गौरियार थाने की बात है। उस समय बरसात के दिन थे, वहाँ पर अनएचेबल रोड्स थी 30-32 किलोमीटर तक, और मैं राजनगर और बमीठा में रहा था। तो मेरे पायलट्स मेरे दोस्त हो गए थे, तो एक मेरे मित्र, उनको हेलीकॉप्टर का फ्यूल चेक कराने जाना था। तो जब मैंने उनको अपनी समस्या बताई तो उनने कहा आप लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड पता लगा लो। उसके बाद वो आए, उनने मेरे को बिठाला और वहाँ ज्वाइन कराया और फिर लाके छोड़ दिया। उससे फिर मेरा वहाँ से ग्वालियर का पोस्टिंग हटा के फिर मेरे को वहाँ सिविल लाइन्स थाना नया मैंने खोला, जिसको मैं फर्स्ट थाना प्रभारी रहा था उस समय में। तो इस तरह से मतलब आपने अपने को, आपको दिए गए आदेशों का भी आपने 100% तरीके से पालन करवाया किया। सर, यहाँ आपने कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत काम किया है, और आज अगर हम बात करें तो जिस तरह की पुलिसिंग की ज़रूरत है, कम्युनिटी पुलिसिंग की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किस तरह की आपने काम किया और क्या अब चीज़ और होनी चाहिए? असली में पहले जब डकैती इलाके में ग्रामीण विलेज डिफेंस सोसाइटी भी चलती थी पहले स्टार्टिंग में सर्विसेज से, अदर देन पुलिस VDS टीम कहलाती थी। उसमें जो हम लोगों से अपने मुखबिर बनाते थे, और उन पुलिस की सहायता से जो अनयूनिफॉर्म पुलिस रहती थी वो एक तरह से वो, मगर डिपार्टमेंट वो पुलिस डिपार्टमेंट के सदस्य हुआ करते थे। कम्युनिटी पुलिसिंग की स्टार्टिंग वहीं से हुई है, और वहाँ से स्टार्ट करते करते इस समय कम्युनिटी पुलिसिंग की महती आवश्यकता समाज में है, क्योंकि हर आदमी, हर पुलिस वाला अपने इलाके को नहीं देख सकता। इसलिए जगह जगह पर अपने को बच्चों को फ्रॉम द स्टार्टिंग बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, महिलाओं को ट्रेन करना पड़ेगा, सोसाइटी के गणमान्य नागरिकों को ट्रेन करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ अपराधियों से बचने के उपाय, ट्रैफिक रूल्स और जितनी भी अपनी समस्याएं जो आती हैं उसके समाधान के लिए जो एक आजकल का एक बना के आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये प्लानिंग जो है कम्युनिटी पुलिसिंग का बेस आधार है, आत्मनिर्भर बनना अपने आप में। असली में सरकार हर जगह, पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए अपने अगर हमारे इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी है, हमारे रिलेशंस अपने इलाकों से अच्छे हैं, तो डेफिनेटली इसका परिणाम हमको मिलता है कि हमको इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से आ जाती है। सर, अब के अगर वर्तमान समय के अगर जो नए पुलिस अधिकारी फील्ड में आ रहे हैं, महकमे में आ रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं आपकी? किस तरह वो और विभाग का नाम आगे बढ़ाएं, कैसे अपने काम को और निखारें? उनको सबसे पहले तो अपने शरीर स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर स्वस्थ हैं वो तो डेफिनेटली उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। इसके साथ साथ उनको मानसिक रूप से अपनी हॉबी बना के पुलिस के काम को चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। उस चैलेंज के साथ साथ उसके साथ में कानूनी ज्ञान का और उसकी प्रक्रिया का क्रियान्वयन अगर करेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। समय समय पर पुलिस अधिकारी को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर वो अपने काम को सफल बना सके। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अपने अनुभव बांटने के लिए। जैसा कि सर ने कहा कि यदि हम अपने काम को अपना शौक बना लेंगे तो ये कभी भी स्ट्रेस नहीं देगा, कभी भी तनाव नहीं देगा। इसके साथ ही बस आज इतना ही। हम मिलेंगे फिर एक नई हस्ती के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।